बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू HEC पास पेपर सीरीज, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 से लेकर 2024 तक के पास पेपर। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पास पेपर की सीरीज है, हमने इसको इतना डिटेल के साथ डिस्कस करना है, ऐसा क्रिटिकली इनको एनालाइज करना है कि हमारे इन पास्ट पेपर के अंदर रहते हुए और प्लस जो हमारे 20 मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ये दो चीजें अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% मार्क्स आप इंशाल्लाह गेन करने वाले हैं अपने HEC स्कॉलरशिप टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द स्मोक वेंट डैश इन द चिमनी। अब देखें, वेंट डेफिनेटली आप जानते हैं कि वेंट हमारे पास सेकंड फॉर्म है गो की। अब मैं इसलिए बता रहा हूं इसको आपको गो का क्योंकि मैं आपको गो के साथ डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स बताने वाला हूं, ठीक है। वैसे यहां पे याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, वेंट अप यूज होगा। वेंट अप का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, ठीक है। जैसे स्मोक है और आप जानते हैं कि स्मोक की एक अपनी करेक्टरिस्टिक है कि उसने अप ही जाना है, तो हम उसके लिए प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, द स्मोक वेंट अप इन द चिमनी। चिमनी के अंदर जो धुआं है वो ऊपर गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास तो कौन सा बनेगा, डेल्टा। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती हमेशा की तरह। गो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटे कि मैं आपको गो के साथ फ्रेजल वर्ब बताने वाला हूं, और मैं आपको हमेशा कहता हूं याद रखिएगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं पेपर में, तो उससे रिलेटेड जितनी बातें मैक्सिमम हम गेन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स हम अचीव कर सकते हैं, पॉइंट समझ सकते हैं, वो हमें लाजमी समझने चाहिए। अब देखें, गो ऑन याद रखिएगा, जब आप गो के साथ ऑन का प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना। जैसे प्लीज गो ऑन विद योर वर्क, मेहरबानी करके आप अपने काम को जारी रखें, इसको चलाते रहें। उसके बाद है गो आउट। गो आउट का मतलब हमारे पास बाहर जाना नहीं होता। गो आउट का मतलब होता है स्पेशल एक्टिविटी के लिए बाहर जाना। वैसे तो बाहर जाने के लिए भी आप सिंपली यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी स्पेशल एक्टिविटी जैसे खाना खाना है, आपने कोई सेरेमनी अटेंड करनी है, कोई फेस्टिवल अटेंड करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, गो आउट। जैसे हमारे पास है, वी यूजुअली गो आउट फॉर डिनर ऑन वीकेंड्स। हम वीकेंड्स पे अक्सर क्या करते हैं, बाज़-औक़ात क्या करते हैं, बाहर जाते हैं। गो आउट का मतलब स्पेशल इवेंट के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए बाहर जाना। उसके बाद है गो ओवर। गो ओवर का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिव्यू। रिव्यू मतलब क्या होता है, दोबारा किसी चीज को चेक करना। जैसे ही आप री का वर्ड लिखते हैं, री का प्रीफिक्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, दोबारा, री एग्जामिन, दोबारा से देखना। जैसे लेट्स गो ओवर द लेसन वंस मोर बिफोर द टेस्ट। अपने टेस्ट से पहले पहले अपने जो लेसन है उसको एक दफा दोबारा नजर मार लो, उसको दोबारा नजर से गुजार लो, दोबारा देख लो। उसके बाद हमारे पास होता है गो थ्रू। गो थ्रू वर्ड आप यूज करते रहते हैं। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी एक्सपीरियंस में से गुजरना, एक्सपीरियंस करना किसी चीज को, किसी तजर्बे में से गुजरना। शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप लास्ट ईयर। पिछले साल वो बहुत सारी मुसीबतों में से गुजरी है। गो ऑफ, OFF ऑफ याद रखिएगा, इसका मतलब होता है एक्सप्लोड। रिंग यानी कि घंटी बजना, या स्टार्ट सडनली, या अचानक से स्टार्ट हो जाना किसी चीज का। जैसे हम बोलते हैं द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ एट 6 AM। जो घड़ी का जो घड़ी का अलार्म है वो 6 बजे, सुबह 6 बजे अचानक बजना शुरू हो गया, रिंगिंग स्टार्ट हो गई, अचानक से स्टार्ट हो गया। फिर हमारे पास होता है गो विद। गो विद याद रखिएगा, साथ जाना नहीं होता। गो विद का मतलब होता है टू मैच, एक दूसरे के साथ सूट करना, किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ सूट करना, रीजनेबल होना। जैसे हम बोलते हैं दिस शर्ट डजंट गो विद योर टाई। ये जो शर्ट है ये आपकी टाई के साथ सूट नहीं करती। सूट नहीं करती का क्या मतलब है, कि आपकी टाई के साथ रीजनेबल, माकूल नहीं लगती है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपको गो के लिए याद रखने हैं। वैसे यहां पर हमारे पास वर्ड है जो है वो गो अप। गो अप का मतलब क्या है, किसी चीज का ऊपर जाना। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटे क्या है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर ही आज हमारे ये लैपटॉप को क्या हुआ है, बेहोशी तारी हो गई है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसको बोदर ना किया करें, परेशान ना हुआ करें इस पे।
तो हमारे पास क्या है, याद रखिएगा, गो अप का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। वैसे बाकी फ्रेजल वर्ब्स भी आपको सारे याद रखने हैं। गो ऑन है, गो आउट है, गो ओवर है, गो थ्रू है, गो ऑफ है, और क्या है, गो विद है। ये सारे वर्ब्स आपने फ्रेजल वर्ब्स याद रखने हैं लाजमी। उसके बाद है वाटर इज मेड ऑफ टू डैश। अब देखें यहाँ पे है मेड ऑफ टू डैश। अगर आप एस्पेक्ट्स की बात करते हैं ना, तो एस्पेक्ट्स का मतलब हमारे पास क्या होता है, साइड्स होता है। साइड्स का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मतलब आप डिफरेंट एंगल से जब किसी चीज को देखते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट्स बोलते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है द टीचर डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और किसके एस्पेक्ट्स, ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो टीचर है वो उसने क्या किया है, उसने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है अपने लेक्चर में। अब डिफरेंट एस्पेक्ट्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट साइड्स। डिफरेंट साइड्स का मतलब क्या है, डिफरेंट एंगल्स। डिफरेंट एंगल्स का मतलब क्या है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी आप लिखेंगे आपने याद रखना है एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, साइड और व्यू। इसी तरह जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, ऑनेस्टी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर। ईमानदारी जो है वो किसी भी शख्स के किरदार का एक खासा होता है, एक साइड होती है, एक क्वालिटी होती है, एक करेक्टरिस्टिक होती है। तो ऐसी सूरत में हम क्या यूज करेंगे, एस्पेक्ट यूज करेंगे। फिर हमारे पास वर्ड है सेक्शंस। अब सेक्शन वर्ड आप याद रखेंगे, सेक्शंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, पार्ट्स, हिस्सों को हम बोलते हैं सेक्शंस को। जैसे हमारे पास सेंटेंस देखिएगा, द लाइब्रेरी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेक्शंस। लाइब्रेरी को बहुत सारे सेक्शंस में क्या किया गया, हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। प्लीज रीड द फर्स्ट टू सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। मेहरबानी करके ये जो रिपोर्ट है इसके पहले दो सेक्शंस, पहले दो पार्ट्स पढ़ लें। अब हमारे पास तीसरा वर्ड जो दिया गया वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। तो यहां पर हमारा जो सेंटेंस है ना, वाटर इज मेड ऑफ टू डैश, तो वाटर इज मेड ऑफ टू एस्पेक्ट्स नहीं हो सकता, वाटर इज मेड ऑफ टू सेक्शंस नहीं हो सकता, बल्कि हमारे पास क्या होगा, वाटर इज मेड ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट्स का मतलब हमारे पास क्या है, मतलब कि दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स, दो चीजों से मिलकर, दो ऑब्जेक्ट से मिलकर, दो एलिमेंट से मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ये तो हम बेसिक साइंस है, ये तो हम जानते ही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, एलिमेंट्स। नन ऑफ दीज वाला करेक्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ही हैज डैश हिज माइंड। अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं फ्रेजल वर्ब की, कि फ्रेजल वर्ब अच्छे से याद रखिएगा, जो भी वर्ड आ जाए उसके साथ आने वाला प्रेपोजिशन अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे देखिए आपके पास मेड के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं, मेक यानी कि उसकी फर्स्ट फॉर्म, और मेड उसकी कौन सी हो गई, सेकंड फॉर्म। मेक और मेड के लिए जो फ्रेजल वर्ब्स आपके पास होते हैं, देखिए सबसे पहला आपके पास मेकअप। मेकअप का मतलब आपके पास क्या होता है, डिसाइड करना, ठीक है, मतलब टू डिसाइड, किसी चीज का फैसला करना। जैसे हम बोलते हैं ही मेड अप, शी मेड अप हर माइंड, उसने डिसाइड कर लिया है टू स्टडी मेडिसिन। क्या करने के लिए वो दिमागी तौर पर तैयार है, उसने डिसाइड कर लिया मेडिसिन पढ़ने का, मेडिसिन का मुताला करने के लिए। फिर याद रखिएगा मेकअप का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट, बनाना, मतलब कोई बात बनाना, कोई कहानी बनाना, कोई स्टोरी बनाना। जैसे हम बोलते हैं ही मेड अप अ स्टोरी टू एक्सप्लेन हिज एब्सेंस, उसने अपनी गैर हाजिरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, एक स्टोरी बना ली। तो स्टोरी बनाने के लिए और डिसाइड करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटे, मेकअप का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद देखिए आपके पास वर्ड है मेक आउट। मेक आउट याद रखिएगा, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। आई कांट मेक आउट, मैं नहीं समझ सका व्हाट ही इज सेइंग, जो वो कह रहा है। अब मेक आउट का मतलब याद रखिएगा, मेक आउट का मतलब क्या होता है, समझना। फिर आपके पास होता है मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब क्या होता है, मेक ओवर का मतलब हमारे पास होता है बिल्कुल एक नई लुक देना, बिल्कुल स्टार्ट से किसी चीज को नए सिरे से बनाना। मतलब कि बनाना नहीं, बिल्ड नहीं करना होगा, मतलब क्या होगा, उसकी तजीनो आराइश करना, उसको खूबसूरत बनाना, ब्यूटीफाई करना। जैसे कहता है ही मेड ओवर द हाउस टू हिज सन, उसने अपने बेटे के लिए घर की सारी सेटिंग चेंज कर दी, ठीक है, उसको न्यू लुक दे दी।
उसके बाद देखिएगा सेकंड सेंटेंस, दे मेड ओवर द किचन कंप्लीटली। अगेन वही बात, दे मेड ओवर द किचन कंप्लीटली का मतलब क्या है कि उन्होंने किचन की पूरी सेटिंग ही क्या किया है, चेंज कर दिया है। पूरे का पूरा किचन दोबारा से बना दिया, एक दफा से पूरे के पूरे किचन का दोबारा से नक्शा बदल दिया है। उसके बाद है मेक ऑफ विद। मेक ऑफ विद याद रखिएगा, मेक ऑफ विद का मतलब होता है लेकर भाग जाना। जैसे सेंटेंस देखिएगा, द थीव मेड ऑफ विद द ज्यूल्स। जो चोर है वो जेवरात लेकर भाग गए। मेक ऑफ का मतलब याद रखिएगा, मेक ऑफ विद समथिंग का मतलब क्या है, वो चीज लेकर भाग जाना। उसके बाद है मेक अप फॉर। मेक अप फॉर का मतलब क्या है, मेक अप फॉर का मतलब है एक्सक्यूज करना, मतलब यहां आप कह ले कंपनसेट करना, भरपाई करना, ठीक है, नुकसान पूरा करना। मतलब अगर आप उसको आसान अल्फाज में बोलेंगे तो नुकसान पूरा करना। शी वर्कड हार्ड, उसने बड़ी मेहनत की, टू मेक अप फॉर हर मिस्टेक, अपनी गलती को ठीक करने में, अपनी गलती की इस्लाह करने में, अपनी गलती के नतीजे में हुए नुकसान को पूरा करने में। आप कोई भी ट्रांसलेशन इसकी बोल सकते हैं। उसके बाद है मेक इनटू। मेक इनटू किसी एक चीज को दूसरी चीज में बना देना, कन्वर्ट कर देना। जैसे हम बोलते हैं दे मेड द ओल्ड फैक्ट्री इनटू अ म्यूजियम। उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री को क्या बना दिया, म्यूजियम बना दिया। किसी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, मेक इनटू। फिर आपके पास होता है मेक ऑफ। जैसे हम बोलते हैं, अभी हमने इससे पहले वाला सेंटेंस पढ़ा मेड ऑफ, किसी चीज का बना हुआ होना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज बिहेवियर, आप इसके बारे, इस बिहेवियर के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मेक ऑफ। लेकिन एक और जब बड़ा मजे का क्वेश्चन बनता है ना मेक के लिए, वो खास तौर पर मेड के लिए बनता है। आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, एक आपके पास होता है मेड ऑफ और एक आपके पास होता है मेड फ्रॉम। किसी एक चीज से दूसरी चीज का बनना मेड ऑफ भी होता है और मेड फ्रॉम भी होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जिस चीज से वो चीज बन रही है, अगर तो वो विजिबल है, अगर वो नजर आ रही है बनने के बाद भी, तो फिर आपने कौन सा वर्ड यूज करना है, मेड ऑफ यूज करना है। जैसे देखें, कहता है द टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब टेबल किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी नजर आ रही है टेबल में, लकड़ी की हैयत चेंज नहीं हुई, कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुई, सिर्फ शेप चेंज हुई है। इसी तरह द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग, अगर आप रिंग को देखते हैं तो उसमें सोना आपको विजिबली नजर आता है। इसी तरह द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। हाउस किससे बना है, ब्रिक्स से बना है, आपको इंटें नजर आती हैं। अगर जिस चीज से आप बना रहे हैं, अगर वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी खोती नहीं है, बल्कि वो विजिबली नजर आती है, वो विजिबल है, तो आपने याद रखना आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, ऑफ का। और अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, अगर उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, अगर वो विजिबल नहीं है, ठीक है, वो मतलब अपनी विजिबिलिटी को खो देता है, ठीक है, जो मटेरियल है, तो देन आपने याद रखना है, आपने क्या यूज करना है, मेड फ्रॉम यूज करना है। जैसे देखें, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अब पेपर लकड़ी से बनता है, लेकिन आप पेपर को देखकर लकड़ी आपके सामने नजर नहीं आती। चेयर को देखकर तो लकड़ी विजिबल होती है ना, पेपर को देख के वुड नजर नहीं आती है। इसी तरह ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लोर। अब फ्लोर मतलब आटा बिल्कुल अपना कलर चेंज कर देता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर देता है, अपनी जिसामत चेंज कर देता है। जब वो ब्रेड में चेंज होता है तो उसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे। इसी तरह प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। आप ऑयल से क्या बनाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। तो जब आप प्लास्टिक को देखते हैं तो आपके कतई तौर पर आपको विजिबिलिटी नहीं है ऑयल की, अब आपको नजर भी नहीं आता, बल्कि आपके इवन आपके दिमाग में भी नहीं आता होगा। तो जब विजिबिलिटी नहीं होती, मटेरियल गायब हो जाता है, मतलब किसी दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो देन आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है बेटे, मेड फ्रॉम यूज करना है। और अगर वो विजिबल रहता है, जिस मटेरियल से वो बना है वो अपनी विजिबिलिटी में रहता है, हमें नजर आता है, तो देन हमने क्या यूज करना है, मेड ऑफ यूज करना है। तो ये तो सारी बात थी मेक और मेड के लिए। आपने अच्छे तरीके से इन सारी के सारे फ्रेजल वर्ब्स को और प्रेपोजिशन को याद रखना है। ही हैज डैश हिज माइंड। अब क्वेश्चन पर वापस आते हैं, ही हैज डैश हिज माइंड
टू ज्वाइन द आर्मी, उसने आर्मी में जाने का अब डिसाइड कर लिया है, जहन बना लिया है। तो डेफिनेटली जैसे हम पहला फ्रेजल वर्ब ही पढ़ रहे थे, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ही हैज मेड अप। हैज की वजह से डेफिनेटली हमें यहां पर क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए हम मेक अप नहीं लिख सकते। विद जस्टिफाई नहीं है, बाय जस्टिफाई नहीं है, हमें अप यूज करना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मेड मेक अप का मतलब ही क्या होता है, हमारे पास ज़हन बनाना, डिसाइड कर लेना। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द मूवी वाज नॉट वेरी गुड। अब देखें, इंग्लिश का बड़ा सिंपल सा रूल है कि जब आप पास्ट की बात कर रहे होंगे, पास्ट सिचुएशन में रह के, तो फिर आप जितनी बातें करेंगे ना, वो भी किसके बारे में करेंगे, पास्ट के बारे में करेंगे। लाइक अगर हमने बात पास्ट में स्टार्ट की है, द मूवी वाज नॉट वेरी गुड, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन टाइम इन पास्ट, कि मैंने जो मूवी देखी थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो आई डैश इंजॉय इट मच। अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आई डू नॉट इंजॉय इट मच, तो डू नॉट तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, जो रेगुलर एक्शन होता है, लेकिन हम बात तो पास्ट की कर रहे हैं कि मूवी अच्छी नहीं थी, मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। तो सिंपल बात है, हम पास्ट के बाद पास्ट लिखेंगे, तो हम डू नॉट नहीं लिखेंगे, डज नॉट नहीं लिखेंगे, एम नॉट नहीं लिखेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डिड नॉट चलेगा। पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है, तो हम उसको कंटिन्यू भी किस में रखेंगे, पास्ट में ही रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक दफा फिर हमारा जो लैपटॉप है इसको जल्दी जल्दी हमें बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। हमारा जी, द अर्थ डैश अराउंड द सन, आसान तरीन क्वेश्चन है। जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ लिखते हैं, आप पढ़कर आते हैं इस बात को, जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ लिखते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है, जब भी आप यूनिवर्सल ट्रूथ लिखेंगे, तो यूनिवर्सल ट्रूथ को आपने हमेशा बेटे किस में लिखना होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को आपने हमेशा प्रेजेंट में लिखना होता है, ठीक है। आप कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को पास्ट में नहीं लिखते हैं, फ्यूचर में नहीं लिखते। उसकी रीजन क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ हम बोलते ही उसको है, वो बात जो हर जगह के लिए, हर टाइम के लिए सच्ची होती है। तो द अर्थ गो नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, गोन नहीं होगा, बल्कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, गोज। द अर्थ गोज अराउंड द सन। लेकिन इसके साथ एक और बात भी याद रखिएगा, हम पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब पैरेलल स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ते हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि हम सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज की वजह से सेकंड क्लॉज को चेंज करते हैं, ठीक है। या आप इसको यूं कह सकते हैं कि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तब भी आप इन्हीं टेंसेस के चेंजेस का ख्याल रखते हैं। जैसे देखें, अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में हो, तो सेंटेंस का सेकंड पार्ट प्रेजेंट में हो सकता है, सेंटेंस का सेकंड पार्ट पास्ट में हो सकता है, सेंटेंस का सेकंड पार्ट फ्यूचर में हो सकता है, यानी कि किसी भी टेंस में हो सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे देखें, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं ही सेड दैट ही डैश इल। अब देखें, अब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में आ गया, पास्ट में, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट का मतलब क्या है कि हमें सेड को चेंज करना होगा बेटे किसके साथ, सेज के साथ। अब हमारा सेंटेंस है ही सेज दैट ही डैश इल। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में होगा, तो सेकंड में आप देखिएगा, सेकंड में आप ही इज इल भी लिख सकते हैं, आप ही विल बी इल भी लिख सकते हैं, और आप ही वाज इल भी लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट में होगा, तो सेकंड किसी भी टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। और अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट फ्यूचर में होगा, तो सेकंड पार्ट याद रखिएगा, आप पास्ट में तो लिख सकते हैं, आप प्रेजेंट में तो लिख सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर में नहीं लिख सकते, क्योंकि इंग्लिश का रूल आप जानते हैं कि एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को आप फ्यूचर में नहीं लिखते। जैसे अगर सेंटेंस हमारे पास हो ही विल से, जब हमने ही विल से लिख दिया, तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस का फर्स्ट क्लॉज यानी कि फर्स्ट पार्ट किस में चला गया, फ्यूचर में। ही विल से डैट ही डैश कमिंग।
अब यहां पर जब हम देखेंगे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किस में है, फ्यूचर में है। मैं यहां पर लिख सकता हूं ही इज कमिंग, मैं यहां पर लिख सकता हूं ही वाज कमिंग, लेकिन ये मैं यहां पर ही विल बी कमिंग नहीं लिख सकता किसी भी सूरत में। उसकी रीजन ये है कि सेंटेंस में एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को हम फ्यूचर में नहीं लिखते हैं। फिर तीसरी सिचुएशन हमारे पास आती है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट, सेकंड लाजमी तौर पर पास्ट में होना चाहिए। जैसे देखिए हम बोलते हैं ही सेड, अब ही सेड डैट, अब जैसे ही मैंने ही सेड डैट बोला तो मैं सेकंड वाले में कभी ये नहीं लिख सकता कि ही इज कमिंग या ही विल बी कमिंग। मुझे लाजमी तौर पर पास्ट के बाद बेटे क्या लिखना है, पास्ट लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा मतलब वाज चलेगा, आपने प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं लिखना है। फिर आपने याद रखना है अगर आपके सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो भी और सेकंड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ हो, ठीक है, तो अगर आपके फर्स्ट पार्ट में पास्ट है, सेकंड में यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमें रूल के मुताबिक तो पास्ट के बाद पास्ट लिखना है। लेकिन याद रखिएगा आपने पास्ट के बाद पास्ट यूनिवर्सल ट्रूथ पास्ट में नहीं लिखना, आपने यूनिवर्सल ट्रूथ को फिर भी प्रेजेंट में ही लिखना है। जैसे देखें अगर मैं बोलता हूं कि ही सेड, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो आप ये बात वहां पर पढ़ कर आते हैं। ही सेड दैट, अगर मैं लिखूं कि द अर्थ डैश अराउंड द सन, ठीक है, अगर आगे मैं लिखता हूं द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब मुझे बताइएगा अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट, तो यहां पर मुझे तो लिखना चाहिए वेंट अराउंड द सन, लेकिन चूंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमने हमेशा कहां पर लिखना होता है, किस में लिखना होता है, प्रेजेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास यहां पर भी कौन सा चलेगा, गोज ही चलेगा। वहां पर जहां पर आपने पास्ट टेंस लिखना है वहां पर भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है तो आपने यूनिवर्सल ट्रूथ को किस में लिखना है, प्रेजेंट में ही लिखना है। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई शैल लुक डैश द मैटर। अब देखें जब हमने 2017 का पेपर डिस्कस किया ना तो वहां पर लुक का वर्ब जब आया तो मैंने लुक के साथ आने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब्स थे ना वो मैंने आपको बता दिया और मैंने कहा था इनको पल्ले बांध लीजिएगा, पेपर में दोबारा आएंगे। तो अब ये देखिए 2018 में भी हमारे पास लुक का फ्रेजल वर्ब मौजूद है और लुक का फ्रेजल वर्ब हमारे पास क्या है, जितने भी वर्ब्स हैं मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था इनको अच्छे से याद कर लें, अभी भी कह रहा हूं इनको अच्छे से याद कर लें। फ्रेजल वर्ब्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एचईसी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। लुक आफ्टर का मतलब हमने तब भी देखा, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को तलाश करना। उसके बाद लुक एट का मतलब होता है किसी की डायरेक्शन में देखना। लुक अप का मतलब क्या होता है, किसी की इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन तलाश करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, जो कि हमारा यहां पे क्वेश्चन भी है। आई शैल लुक डैश द मैटर, लुक डैश द मैटर का मतलब क्या है कि मैं इस मामले की तफ्तीश करूंगा, मैं इस मामले को एग्जामिन करूंगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, इनटू होगा। लुक इनटू का मतलब होता है किसी मामले की, जैसे अभी अगर आप एग्जांपल देखें, द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, पुलिस क्या करेगी, इस मामले की तफ्तीश करेगी। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, किसी फ्यूचर के बारे में, किसी काम या पर्सन के बारे में पॉजिटिवली सोचना, अच्छा सोचना। लुक आउट का मतलब क्या होता है, मुहतात रहना, मुहतात से, एहतियात से देखना। लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हकारत अंगेज नजरों से देखना, ठीक है। हकारत अंगेज नजरों से देखने को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटे, लुक डाउन ऑन हम क्या बोलेंगे, हकारत से देखना। तो हमारे पास याद रखिएगा ये जितने भी आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हैं लुक के, ये लाजमी तौर पर आपने सारे के सारे याद रखने हैं। बहरहाल यहां के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी डैश राइजन। अब यहां पर दो चीजें हैं, दो पॉइंट्स हैं समझने वाले और बड़े ही जरूरी, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बड़े ही जरूरी हमारे पास पॉइंट है। देखें, इनमें पहला पॉइंट, जो पहला रूल हम समझने वाले हैं वो हमारे पास है द नंबर ऑफ का, और दूसरा रूल जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो हमारे पास है बेटे राइजन का। ठीक है, देखें पहली बात तो ये याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता कर आया, शायद हमने अपने मॉक टेस्ट 5 में इसको डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ के साथ आपने दो बातें याद रखनी है। जब आपके पास सेंटेंस में आ नंबर ऑफ हो तो आपने इसके साथ आने वाले नाउन को तो प्लूरल ही लिखना है, इनके साथ आने वाला नाउन तो हमेशा प्लूरल ही होगा, और इसको आपने ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। जैसे देखिएगा, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लिखा गया है, आर। आ नंबर ऑफ बुक्स को क्या लिखा गया है, हैव। तो जहां पर आ नंबर ऑफ होगा उसको हमने क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। लेकिन जहां पर द नंबर ऑफ होगा, जहां पर आपके पास क्या होगा, द नंबर ऑफ होगा, वहां पर नाउन तो साथ प्लूरल ही आना है। मैं आपको ये नाउन साथ प्लूरल आना है क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि बाजुकात ऐसा होता है कि पेपर में बड़ी मामूली सी गलती दे दी जाती है। जैसे यहाँ शायद सेंटेंस में लिखा हुआ हो द नंबर ऑफ बुक, और बच्चे इसको बोदर नहीं करते। याद रखिएगा, द नंबर ऑफ हो, आ नंबर ऑफ हो, साथ आने वाला नाउन प्लूरल रहेगा। द नंबर ऑफ की सूरत में आपने इसको क्या ट्रीट करना है बेटे, सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, इज। द नंबर ऑफ केसेस आपके पास क्या होगा, हैज। उसके बाद मैंने आपको एक तीसरा केस भी बताया था, और तीसरा केस आपके पास क्या था, तीसरा केस आपके पास क्या था, तीसरा केस आपको मैंने बताया था कि आपके पास ये हमारा पेन जो है ना, अब लैपटॉप के साथ साथ आज हमारा पेन भी हमें तंग कर रहा है। अब देखिए तीसरा केस याद रखिएगा, आपके पास क्या था, मैंने आपसे कहा था रिलेटिव केस के साथ आएगा। अब रिलेटिव केस क्या, देखें आपके पास आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। आ नंबर ऑफ के बाद आपके पास प्लूरल नाउन लिखा होगा, प्लूरल नाउन के बाद रिलेटिव क्लॉज आ जाएगी, और रिलेटिव क्लॉज के बाद आपने प्लूरल लिखना है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ आ जाएगा। द नंबर ऑफ के बाद आपके पास बेटे क्या आएगा, नाउन तो प्लूरल ही आना है। प्लूरल नाउन के बाद आपका रिलेटिव क्लॉज आ जाएगी। रिलेटिव क्लॉज के बाद आपने उसको प्लूरल लिखना है, लेकिन ये आधी बात है, मैं अभी आपको पूरी बात बताता हूं। जैसे देखें, यहां पर आपके पास क्या आ गया, आ नंबर ऑफ, यहां पर आपके पास क्या आ गया, द नंबर ऑफ। अब आ नंबर ऑफ और द नंबर के बाद आपके पास क्या आ गया, हु आ गया। ये आपके पास क्या है, रिलेटिव। अब रिलेटिव में आपके पास कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, याद रखिएगा, आपके पास हु हो सकता है, आपके पास विच हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है, डेट हो सकता है। ये तीन वर्ड्स आपके पास आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ की सूरत में हो सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। यहां पर भी हु क्या लिखा हुआ है, अटेंड। अटेंड मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, प्लूरल लिखा हुआ है। अगर सिंगुलर लिखा हुआ होता तो इसके साथ एस का एडिशन किया गया होता। यहां तक तो मैंने रूल लिख दिया कि आपने दोनों सूरतों में इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल। लेकिन ये वो वाला प्लूरल है जो रिलेटिव के फौरन बाद आएगा। इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना, वो आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंगली लिखना आपने। जैसे आ नंबर ऑफ को हम क्या ट्रीट करते हैं, प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो यहां पर भी हम बाद में भी इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल। और द नंबर ऑफ की सूरत में हम क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। तो हम बाद में भी इसको क्या ट्रीट करेंगे बेटे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, आर हार्ड वर्किंग, गेट। गेट हमारे पास क्या आ गया, प्लूरल आ गया, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता तो इसके साथ किसका एडिशन होता, एस का एडिशन होता। इसी तरह यहां पर देखिएगा, इज हमारे पास क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। अगर ये आ प्लूरल होता तो क्या लिखा हुआ होता, आर लिखा हुआ होता। ये जो सेकंड वर्ब है ना, ये सिंगुलर प्लूरल रहेगा आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ की वजह से। ये जो पहले वाला वर्ब है ना, आर और अटेंड, ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। जब रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद लिखेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद आपने इसको क्या लिखना है, प्लूरल ही लिखना है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब भी आपके पास आ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ हो
तो आपने लाजमी तौर पर याद रखना है कि आपने ये 3 केसेस याद रखने हैं। तो पहली बात यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास पहली बात क्या है, द नंबर ऑफ है, तो इसका मतलब हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। हमने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर। तो इसका मतलब आर और हैव हमारे पास तो क्या बन गए, आर और हैव हमारे पास क्या रह गए, खत्म। तो क्योंकि दोनों प्लूरल हैं, अब हैज और इज रह गया। अब हमारा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और ये है हमारे पास राइजन के लिए। अब देखें हमारे पास 2 वर्ड यूज होते हैं, 2 वर्ड यूज होते हैं। उस 2 वर्ड हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला वर्ड है आपके पास, याद रखिएगा, पहला वर्ड है वर्ब है आपके पास रेज, ठीक है। दूसरा वर्ड है वर्ब है आपके पास राइज। पहला वर्ब आपके पास क्या है, रेज, दूसरा वर्ब आपके पास क्या है, राइज। इसकी सेकंड फॉर्म आपके पास बेटे क्या होती है, रेज्ड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी आपके पास क्या होती है, रेज्ड। इसकी आईएनजी फॉर्म आपके पास क्या होगी, रेजिंग, ठीक है। उसके बाद राइज का मतलब आपकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोज। थर्ड फॉर्म आपके पास क्या होगी, राइजन, और आईएनजी फॉर्म आपके पास बेटे क्या होगी, राइजिंग। ये याद रखिएगा। अगर मैं आपको थोड़ा टेक्निकली बता दूं ग्रामर में, तो रेज याद रखिएगा, रेज आपके पास है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है कि इसके लिए आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद होते हैं। और जो राइज है ये आपके पास क्या है, इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि आपके सेंटेंस में या सब्जेक्ट मौजूद होगा या ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, दोनों चीजें मौजूद नहीं होंगी। आपने याद रखना है जब आपके पास वर्ब राइजन होगा ना, जैसे यहां पर हमारे पास राइजन लिखा हुआ है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसको आपने हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मुकम्मल करना है, यानी कि आपने इसको प्रेजेंट परफेक्ट के तौर पर मुकम्मल करना है, यानी कि आपने इसके साथ इज नहीं लिखना, आपने इसके साथ क्या लिखना है, हैज लिखना है। आपने क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज राइजन। अब हैज किसकी वजह से आया, राइजन की वजह से। जैसे अगर मैं आपको 2-3 सेंटेंसेस छोटे छोटे और बता दूं, द प्राइस हैज राइजन। आप देखिए राइजन है तो साथ क्या लिखा हुआ है, हैज। द सन हैज राइजन, राइजन है तो साथ क्या लिखा हुआ है, हैज। द नंबर ऑफ बुक्स हैज राइजन। जहां पर भी राइजन आएगा आपने याद रखना ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको आपने इज एम आर के साथ मुकम्मल नहीं करना, इसको आपने हैज हैव हैड के साथ मुकम्मल करना अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। तो 2 रूल्स थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट 2 रूल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट की डिस्कशन में बड़ा सीखने को मिल रहा होगा। मेरी पूरी अटमोस्ट कोशिश ये है कि मैं आपको जितना ज्यादा नॉलेज का बूस्टर दे सकूं, ग्रामर का बूस्टर दे सकूं, दूं कि बड़ी छोटी से छोटी डिटेल भी हर रूल के बारे में आपकी तरफ पहुंच सके। उसके बाद है बेटे आपके पास वोकैब के क्वेश्चन, और मैं आपको पहले ही बोला था कि वोकैब के लिए आपको थोड़ी मेहनत खुद भी करनी है, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत खुद करनी है। मैं आपको जस्ट हेड वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, बाकी अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा तो आपने देखना है। और दूसरी बात, इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि आपने लिखने में, नोट करने में टाइम जाया नहीं करना, स्मार्ट वे में खेलना है। और स्मार्ट वे में खेलना क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। अब देखें हमारे पास पहला वर्ड है अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज का ज्यादा होना, किसी चीज का प्लेंटी होना, बहुत ज्यादा होना, किसी चीज का ओवरफ्लो होना, किसी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, उसको हम क्या बोलते हैं, अबंडेंस बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा प्लेंटी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट बड़ा प्यारा वर्ड है, याद रखिएगा। प्रूडेंट हम किसको बोलेंगे, प्रूडेंट हम बोलते हैं वाइज को, प्रूडेंट हम बोलते हैं केयरफुल को, प्रूडेंट हम बोलते हैं, याद रखिएगा, सेंसिबल को। प्रूडेंट के लिए हमारे पास जो वर्ड यूज होगा याद रखिएगा, हम किसको बोलेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, प्रूडेंट के अकॉर्डिंगली वाइज चलेगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बेटे डिमोलिश। डिमोलिश याद रखिएगा, डिमोलिश हम बोलते हैं, डिमोलिश बेटे हम बोलते हैं किसको, डिमोलिश हम बोलते हैं डिस्ट्रॉय को, डिमोलिश हम बोलते हैं रुइन को,
टीयर डाउन को, शैटर को, किसी चीज को खत्म करने को, ब्रेक डाउन को, सफा हस्ती से मिटाने को हम उसको क्या बोलते हैं? डिमोलिश बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास सिनोनिम्स में कौन सा चलेगा? डिस्ट्रॉय चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड बड़ा प्यारा वर्ड है और ये कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जो मैं आपको हमेशा मशवरा देता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में भी इनको मतलब यूज करना शुरू करें तो आपकी जो लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग है ना, ये बड़ी अच्छी हो जाएगी। प्रोफाउंड का मतलब याद रखिएगा आपके पास क्या होता है? थॉटफुल होता है। प्रोफाउंड का मतलब आपके पास क्या होता है? डीप होता है, इंटेंस होता है। ठीक है, जो बंदा बड़ा ही गहराई में सोचने वाला होता है, बड़ा ही फिलोसफिकल बातें करने वाला बंदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफाउंड बोलते हैं। तो प्रोफाउंड का जो सिनोनिम आपके पास बेटे क्या होगा? रिफ्लेक्टिव होगा। रिफ्लेक्टिव भी हम किसको बोलते हैं? डीप थिंकर को बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव भी हम किसको बोलते हैं? मेडिटेटिव को बोलते हैं। एक बड़ा खूबसूरत वर्ड है, याद रखिएगा, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है। देखिए पता क्या होता है, जब आप अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग में लो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं ना, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनका लोग कम यूज करते हैं। जैसे फर्ज करें, अगर आपने किसी को कहना कि यार ये बड़ा थॉटफुल है, ये बड़ा फिलोसफिकल है, ये बड़ा इंसाइटफुल है, अब ये तीनों वर्ड्स बहुत सारे लोगों ने पढ़े होते हैं, सुने होते हैं, लेकिन अगर आप उसकी जगह पर वर्ड्स यूज करेंगे ना कि यार ही इज अ प्रोफाउंड पर्सन, ही इज अ रिफ्लेक्टिव पर्सन, ही इज पेंसिव, अब अगर आप इस तरह के वर्ड यूज करते हैं ना, जब लो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं तो ये अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं सुनने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए। उसके बाद आपके पास विजिलेंट का वर्ड, विजिलेंट हम पहले भी पढ़कर आए हैं। विजिलेंट का मतलब हमारे पास क्या है? विजिलेंट हम किसको बोलते हैं? कर्टेल, सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कर्टेल। कर्टेल का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है? ये भी हम पढ़ के आए, हमने अपने टेस्ट में डिस्कस किया। कर्टेल का मतलब होता है कट, कर्टेल का मतलब होता है लेसन, किसी चीज को कम करना, किसी चीज को छोटा करना, किसी चीज को कंप्रेस करने को हम क्या बोलते हैं? कर्टेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा कट डाउन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है? विजिलेंट हम किसको बोलते हैं? वॉचफुल को बोलते हैं। विजिलेंट हम किसको बोलते हैं? केयरफुल को हम बोलते हैं, ऐसा मतलब मुहतात को हम बोलते हैं, चुकन्ने को हम बोलते हैं, अटेंटिव को हम बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा चलेगा? फिक्स नहीं हो सकता, केयरलेस नहीं हो सकता, बोर नहीं हो सकता, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? अटेंटिव। उसके बाद आपके पास बड़ा ही प्यारा वर्ड है इल्योरिंग। इल्योरिंग वर्ड आपके पास क्या होता है? इल्योरिंग हम किसको बोलते हैं? अट्रैक्टिव को बोलते हैं। अब वही बात है कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करना शुरू कर देना आहिस्ता आहिस्ता, तो ना सिर्फ आपकी स्पीकिंग और राइटिंग अच्छी हो जाएगी, बल्कि आपका पूरी जिंदगी में आपने जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम देने हैं उनके लिए आपकी वो कैब बड़ी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह आपके पास वर्ड होता है फैसिनेटिंग, आपके पास वर्ड होता है टेम्पटिंग। ये सारे वर्ड्स आप गाहे बगाहे पढ़कर आते हैं, लेकिन वोकैब में असल ट्रिक क्या होता है कि सारी चीजों को एक जगह पर इकट्ठा करना। ठीक है, अभी जैसे देखें, ये मैं जितने वर्ड लिखता जाऊंगा ना, इंचांटिंग, एक और बड़ा खूबसूरत वर्ड होता है आपके पास, आप इस सूरत में यूज करते हैं अपीलिंग। आप देखें असल में क्या है, अब इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। अट्रैक्टिव आपको आता होगा, फैसिनेटिंग आपको आता होगा, टेम्पटिंग आपको पता होगा, इंचांटिंग आपको पता होगा, अपीलिंग आपको पता होगा। असल में हमने क्या करना होता है अपने माइंड में, हमने अपनी सारी वोकैब को अरेंज करना होता है, अपनी सारी वोकैब को इंटरलिंक करना होता है, एक दूसरे के साथ जोड़ना ही ट्रिक है हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास बेटे जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सीधा सीधा लिखा हुआ है, दैट इज अट्रैक्टिव। और यहां पर एक वर्ड आपके पास लिखा हुआ है ऑडोसिटी। ऑडोसिटी आप पहले भी पढ़ कर आए हैं। ऑडोसिटी हम किसको बोलते हैं? बोल्डनेस को। ऑडोसिटी हम किसको बोलते हैं? करेज को बोलते हैं, बहादुरी को हम बोलते हैं। फिर आपके पास वर्ड लिखा हुआ है डिलीजेंट। डिलीजेंट हम किसको बोलते हैं? ऐसा बंदा जो बड़ा मेहनती होता है, जो बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, जो बड़ा ही मेहनती होता है, मुशक्कत करने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंट बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास वैसे करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है? डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंटोनिम्स के। अब हमने एंटोनिम्स देखने हैं। अब आपके पास वर्ड है डिसबर्स। डिसबर्स याद रखिएगा, डिसबर्स का मतलब क्या होता है? एलोकेट करना।
एलोकेट करना मतलब डिवाइड करना, बांटना, देना, ठीक है। तो जब आप उसका सिनोनिम एंटोनिम ढूंढेंगे तो एंटोनिम आपके पास कौन सा होगा? कलेक्ट। डिसबर्स का मतलब क्या होता है? देना। और कलेक्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है? इकट्ठा करना। डिसबर्स का मतलब है देना और कलेक्ट का मतलब क्या है? इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करना। उसके बाद फैटल वर्ड आपके पास, अच्छा फैटल वर्ड जो आप जानते ही हैं, बायो का टर्म है, आप समझते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? लिथल को बोलते हैं। कोई चीज भी जो नुकसानदेह होती है, जो डेंजरस होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फैटल बोलते हैं। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ये है कि लिथल इसका सिनोनिम है, उसके बाद मोर्टल भी इसका सिनोनिम है। हम फानी बोलते हैं ना, मैन इज मोर्टल, ठीक है, यानी कि फानी मतलब कि टेम्पररी इन सेंस में आप बोल सकते हैं। उसके बाद देखें आपके पास वर्ड है इनक्योरेबल। अब ये तीनों वर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर जो इसका करीब तरीन वर्ड बन सकता है ना, वो आपके पास कौन सा बन सकता है? कंट्रैक्टिव बन सकता है। हालांकि वो इसका डायरेक्ट एंटोनिम है नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, ये इसका डायरेक्ट एंटोनिम बनता नहीं है, लेकिन ये नॉन डेडली मतलब बचाने वाला होता है, सेविंग होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कहीं दूर जाकर इसका एंटोनिम बना सकते हैं। अदरवाइज ये कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाया गया था पेपर बनाने वाले की तरफ से। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी आपको पता ही है, जेनरस एडजेक्टिव भी होता है हमारे पास। जेनरोसिटी हम किसको बोलते हैं? काइंडनेस को बोलते हैं, मेहरबानी को बोलते हैं, शफकत को बोलते हैं, नरमी को बोलते हैं, इसको हम खुले दिल को बोलते हैं, सखावत को बोलते हैं, खास तौर पर चैरिटी को, काइंडनेस को हम किसको बोलेंगे? बिनोविलेंस को बोलते हैं, लार्जनेस को बोलते हैं, देने को बोलते हैं, जिनका हाथ खुला होता है हम उसको क्या बोलते हैं? जेनरोसिटी। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, मतलब हमें इसका क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए, और इसका एंटोनिम हमारे पास क्या है? स्टिंगीनेस। स्टिंगीनेस याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को स्टिंगीनेस का वर्ड शायद नहीं पता होगा। स्टिंगीनेस हम बोलते हैं मीननेस को। मीननेस मतलब किसको बोलते हैं हम किसको बोलेंगे? मीननेस हम किसको बोलेंगे? कमीनेपन को बोलेंगे, कंजूसी को बोलेंगे, ग्रीड को बोलेंगे, लालच को बोलेंगे, हवस को बोलेंगे। तो जेनरोसिटी का एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? स्टिंगीनेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ब्रूटल। ब्रूटल आप सब जानते हैं, ब्रूटल हम किसको बोलते हैं? सैवेज को बोलते हैं। ब्रूटल हम वाइल्ड को बोलते हैं। ब्रूटल हम किसको बोलते हैं? क्रूअल को बोलते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास इसका एंटोनिम चाहिए हमें, एंटोनिम हमारे पास क्या होगा? ह्यूमेन होगा। एक तो ह्यूमन होता है ना, HUMAN, ह्यूमन का मतलब तो इंसान होता है ना, लेकिन जब आप ह्यूमेन लिखते हैं तो ह्यूमेन का मतलब आपके पास क्या होता है? आप ह्यूमेन बोलते हैं काइंड को, कंपैशनेट को, मर्सीफुल को, जेंटल को, टेंडर को। ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास क्या होते हैं? ह्यूमेन होते हैं। मैं एक वर्ड लिख देता हूं, काइंड को आप क्या बोलते हैं? ह्यूमेन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा? बीटा। ब्रूटल का एंटोनिम आपके पास क्या होगा बेटे? बीटा होगा। उसके बाद है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब आपके पास क्या होता है? इट्स अबाउट मतलब के लाइफ, या इट्स अबाउट यू कह लें कि पैशन, फीलिंग, इमोशन। ब्रिस्क हम किसको बोलते हैं? ब्रिस्क हम बोलते हैं एक्टिव को। ब्रिस्क हम बोलते हैं लाइवली को, मतलब जिंदा दिल को। बस जिंदा दिल के साथ साथ ना इसका स्पीड के साथ भी ताल्लुक होता है। जैसे हम बोलते हैं ना एनर्जेटिक, क्विक, फास्ट, ठीक है। लेकिन ये वो क्विक फास्ट, वो तेजी, फास्ट वाला तेजी नहीं, मतलब कि लाइवली जो होता है, एनर्जेटिक जो होता है, जिसमें जान होती है। कुछ लोग होते हैं ना जैसे बड़े बुझे बुझे से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े लाइवली होते हैं, बात करने वाले होते हैं, मतलब जिंदा दिल होते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्रिस्क। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे? डेल्टा चलेगा, डेट इज स्लो, जो इसका बिल्कुल उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर आप याद रखिएगा, आपके पास ये जो वर्ड है ना अजाइल, इसे आप वर्ड पढ़ते हैं अक्सर एजिलिटी। आप कहते हैं जी आपका ना एजिलिटी टेस्ट होगा। एजिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है? एजाइल हम किसको बोलते हैं? क्विक को हम बोलते हैं, जल्दी को हम बोलते हैं, ठीक है। हम किसको बोलते हैं? अजाइल हम किसको, मतलब अगर आप एक अच्छा वर्ड इसके लिए तलाश करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? बड़ा खूबसूरत लो फ्रीक्वेंसी वर्ड है इसके लिए, निम्बल को हम बोलते हैं, ठीक है। एजाइल, एजिलिटी याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास वर्ड है जी, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए हमारे पास, ब्रीच। और ब्रीच आप समझते हैं कि ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रीच का मतलब क्या होता है? किसी चीज के दरमियान गैप पैदा करना।
किसी चीज को क्रैक करना, किसी चीज को रप्चर करना, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे पास किसके लिए आएंगे? ब्रीच के लिए आएंगे। और इस ब्रीच का जो ऑपोजिट वर्ड आएगा वो हमारे पास कौन सा आएगा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब इकट्ठा करना, एक दूसरे के साथ मिलाना। और फिर एक और बात भी याद रखिएगा, ये बड़ा अच्छा खूबसूरत वर्ड लिखा हुआ है रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब भी क्या होता है? चीजों को तोड़ना, चीजों को अलहदा करना, स्प्लिट और ब्रेक। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास जो ब्रीच का एंटोनिम चलेगा वो हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? अग्रीमेंट। और इसी के साथ ही हमारी HEC 2018 की डिस्कशन होती है खत्म। मुझे उम्मीद है आपको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिला होगा, आपको मजा आया होगा। और इसी तरह हमारी सारे 2024 तक की डिस्कशन मुकम्मल होगी और तब तक आप बहुत सारा कुछ सीख चुके होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि पेपर में से अगर कोई चीज रिवाइज होती है, किसी भी तरह की दूर दराज भी कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, होना इन्हीं में से ही रिवाइज है, तो आपकी गलती नहीं होने वाली। अगर आप ये पास पेपर की डिस्कशन सारी ले लेंगे 2017 टू 2024 और इसके साथ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स आने वाले हैं वर्बल रीजनिंग में 100%। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती गुनाह होता है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू ऑल दी बेस्ट। दुआओं में याद रखा करें, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाने हैं सर अजीम को याद रखना है। ढेर सारा ख्याल रखें। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।